नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई कहानी की श्रृंखला में। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ से उठाई है। मैंने कहीं से उठाया है ये कहानी और आप लोगों के लिए रखा हुआ है। अगर आपको ये पहचान में आए तो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये कहानी एक डॉक्टर के बारे में है। कहानी कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। वे अक्सर चिल्लाते, तुम एक दिन पहले क्यों नहीं आ सकते थे। इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई यह नहीं मानना चाहता कि आखिरी समय आ गया है और डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिलजुल गए थे। इस कारण वे उनसे डरने भी लगे थे। इस तरह जब यह महापुरुष मरीज के सामने प्रकट होते तब इस पार या उस पार निर्णय तुरंत करना होता था। अब कोई हिला हवाली या चालबाजी काम नहीं आती थी। बहुत समय से डॉक्टरी करने के कारण उनमें एक तुरंत स्पष्टवादिता भी आ गई थी। इस कारण उनकी राय की कदर भी की जाती थी। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। उनके शब्दों पर मरीज की जिंदगी निर्भर रहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर साहब इन सब से परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर जिंदगी बचाई जा सकती है। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। लेकिन जब भी उन्हें उम्मीद की कोई जरा सी भी किरण नजर आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते, चाहे जितने घंटे दिन भी लग जाए। वे सब कुछ भूलकर मरीज को यमराज के पंजों से छुड़ा लाने के प्रयत्न में लगे। यह कहानी जो मैं सुना रहा हूं बड़ी मार्मिक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज एक मरीज के सिरहाने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की जरूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढांढस बंधा सके। रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी। अब परिवार और काम धंधों की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफी कम हो गया था, पर प्यार में कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता और अस्पताल के कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता। डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं, कब आते हैं, बस उनके इंतजार में वे बैठे रहते। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और इसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे को इंतजार करते देखा तब उन्हें यह याद आया। फिर भी वे घंटे भर तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे तो उसके पास आकर बोले, क्यों आए हो बेटे? लड़का झेंपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। बात क्या है? पापा बीमार हैं। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। ये जो हालात मैं बता रहा हूँ ये डॉक्टर का था कि आज उनका ऑपरेशन करने का दिन था और उनको 3 बजे तक समय ही नहीं मिल पाया। तो ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है उनके मित्र के बेटे और उनके बीच हो रहा है। बेटा उनका बता रहा है कि उनके पिता बीमार हैं, माँ ने उसे वहां भेजा बताने के लिए। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी ने पूछा, यह कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। किसका इलाज चल रहा है? मतलब कि डॉक्टर साहब गए, उनकी पत्नी से पूछते हैं कब से बीमार, तो उन्होंने कहा 1.5 महीना हो गया है। फिर डॉक्टर साहब ने जवाब में पूछा, सवाल किया दोबारा कि किससे इलाज चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि एक पड़ोसी डॉक्टर का हर तीसरे दिन आते हैं, दवा देते हैं। नाम क्या है उसका? यह नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था, तुमने खुद क्यों खबर नहीं की? हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना। पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। होता है ना, हम लोग कई बार जब जो हमारे करीबी रहते हैं, भले ही वे बहुत अच्छे हैं अपने काम में, लेकिन जब वे व्यस्त रहते हम नहीं चाहते कि अपने कारण को परेशान करें। ये जब जिनके बीच प्रगाढ़ रिश्ता होता है ना, वहाँ पे ये चीज खामियां, ये बोल सकते प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर साहब समझ गए अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते पानी में रख दी। पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, अब सवाल मत करो, जोर से। उसने बच्चों पर नजर डाली जो खौलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगी। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली,
आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं। हालांकि भूख से वे बेहाल हो उठे थे, उन्हें दोपहर का खाना भी नहीं खाना था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छेड़ना। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट में वे वापस आ गए, साथ में नर्स और सहायक भी। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूंगा। क्यों, क्या हुआ है? पत्नी से घबरा कर पूछा। वे पत्नी घबराते हुए पत्नी पूछती है कि क्यों, क्या हो गया? भाई नॉर्मल इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने तैयार हो गया। बाद में बताऊं, अभी तुम लड़कियों को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं वापस मत आना। पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली, बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन यह टिकता नहीं, वह झूठा साबित होता है। फिर थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 वर्ष तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था। उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, लेकिन वो चुप बैठे मरीज की ओर देखते रहे। लगता था वे किसी की बात सुन नहीं रहे। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर हैं? बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देते रहो, 2 चम्मच काफ़ी होगी। पत्नी रसोई घर में चली गई। वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? दुविधा उसके लिए असह्य होती जा रही थी। शायद वे मरीज के सामने ही कुछ न कहना चाहते, इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उसने पूछा, अब ये कैसे हैं? बच तो जाएंगे। डॉक्टर ने होंठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो, इस वक्त कोई सवाल मत करो। भय से पत्नी की आंखें फैल गई। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यह कहकर वे मतलब डॉक्टर साहब को, जो उनकी पत्नी होती है, वो एकदम दयनीय स्थिति में एकदम हाथ पकड़ बोले, प्लीज मुझे बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं बताते कुछ और चले जाते। पत्नी चीख कर रोना शुरू कर देती है। आवाज़ सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाजा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा, जिससे आवाज़ बाहर निकलने से रुक गई। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, क्या आवाज़ थी? कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत डालो, बात करो, सोने की कोशिश करो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी, इसी कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया, धीरे से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि और कितना जीऊँगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है, वह तैयार रखिए। पत्नी से कहो उसे उठा लाए, तुम गवाह के दस्तखत कर देना। डॉक्टर बोला, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन यह कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इस सब से बढ़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल ना पूछा जा सके। मरीज ने अपने कमजोर हाथों से डॉक्टर की कलाई फिर से पकड़ ली और जोर देकर कहने लगा, राम, यह मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास हो। मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं जायदाद का मामला सुलझाकर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सुब्बिया और उसके लोगों की जानकारी है? वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ। ठीक है, लेकिन जरा ठहरो, डॉक्टर ने उत्तर दिया। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सुब्बिया तथा उसके लोगों को भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण जीवित रहने की उसकी कोशिश एकदम खत्म हो जाएगी। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की फिर क्यों जरूरत है? वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफा वे अपने मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगा। मरीज के ऊपर झुककर वे जरा ज्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल मजबूत है। यह सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो यह? तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं कह रहा हूं।
तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सब परेशानियां निकाल दो। मैं सवेरे तुमसे मिलूंगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। घर जाते हुए रास्ते में वह अस्पताल में रुके, सहायक को बुलाया और बोले, तुम लॉली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ, दवा की एक ट्यूब साथ ले जाए, अब किसी भी क्षण वह जा सकता है। कष्ट ज्यादा हो तो वह ट्यूब दे देना, जल्दी करो, जाओ। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहां पहुंच गए। कार से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेजी से गए। मरीज जाग रहा था। मरीज कौन? ये मरीज उनका वही दोस्त गोपाल जाग रहा था और ठीक दिख रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उसने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर सुना, पत्नी से बोला, देवी अब खुश हो जा, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहे, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहली बनी रहेगी कि यह हमला कैसे झेल गया। तो यह कहानी जो थी आपको कुछ समझ में आ रही होगी। यह हमला जो है वो बात हो रही हार्ट अटैक की। एक्चुअली उनका दिल कमजोर था, उन्हें एक बीमारी थी जिसमें वो हार्ट के पेशेंट हैं गोपाल जी। और ये बात है कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बात बोल रहे हैं वो बहुत, उन्होंने, मैंने क्या बोला शुरू में यहाँ पे कि डॉक्टर सीधी सपाट बात करते थे तो लोग उनसे डरते थे, है ना, कि वो जो बात है मुंह पे बोल देते, उसे नाटक नहीं करते। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जब भी कोई इंसान को आप एक एहसास दिलाते हो वो जी रहा है, वह स्वस्थ है, वह अच्छा है, वो बेहतरीन है, तब सब कुछ अच्छा होने लगता है। क्योंकि मन और मस्तिष्क से बेहतर कुछ नहीं होता है। जो शरीर जो होता है ना वो हमारी पॉजिटिविटी को सुनता है, सकारात्मकता को सुनता है। आप अगर निगेटिविटी में जियोगे तो आपकी सच में आपको लगेगा कि आयु कम हो रही है, आपका बुढ़ापा आपके चेहरे पर दिखता है, आपकी पूरी जो शख्सियत होती है वह आपको अलग ही इंसान बना देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को एक ऐसे तरीके से हमें बात करनी चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए जहाँ पे हम पॉजिटिव रहे, जहाँ पे हम सकारात्मकता को अपने जीवन में अपना कर रहें। ये कहानी में यही बताया गया कि डॉक्टर जो बात में विश्वास नहीं करते थे कि मीठा बोलना और पेशेंट से इस तरह से बात करना, मरीज से इस तरह से बात करना कि मरीज को सच में यकीन हो जाए कि हाँ वो जी सकता है। यहाँ पे यही हुआ। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे हम ऐसे किस्से सुनते हैं, बहुत ऐसे जो पॉजिटिव बुक्स होते हैं, किताबें पढ़ेंगे वहाँ पे पाएंगे कि मरीजों के साथ ऐसा हुआ है कई बार कि जब उनका विश्वास ही उन्हें जिंदा करके लाता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। इसी तरह हमारी कहानियों को सुनिए और सबक सीखिए और जीवन के नए रंग को देखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं हूँ आपका दोस्त सुशांत राजेश।